हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 1 से 13 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 21 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। और ये जो आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डायनिसिस कौन था। तो डायनिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायनिसिस जो था वो मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा टॉलमी का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अशोक का सारे कुना कंधार अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो सारे कुना अभिलेख जो है वो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरमाइक। अगर हम बात करते हैं अशोक की अभिलेख की, तो अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा सीखे के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक के द्वारा करवाई गई थी। तो ये करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के द्वारा। ये खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर जो था वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। एक और यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेज बहादुर, उनकी हत्या 1675 में औरंगजेब करवा दिया था इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। ठीक है। जहांगीर की अगर बात करते हैं तो जहांगीर से याद रखिएगा इसे न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंग्स, सर टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था। तो आत्मीय सभा की अगर बात करते हैं तो 1815 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1815। 1825 से याद रखिएगा 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय से एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो ये जहांगीर मिलाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा था। तो ये जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की इस कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी। तो यह टिप्पणी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय से याद रखिएगा, इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज है। अश्वनी कुमार दत्त से याद रखिएगा, इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिनों का तमाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान सुमेलित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय सुमेलित है। बनारस का संस्कृत कॉलेज सर विलियम जॉन सुमेलित है। अगर नहीं, ये बनारस का जो संस्कृत कॉलेज होगा ये सुमेलित नहीं है, सर विलियम जॉन्स नहीं होगा, ये जो है वो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड बेलेजली ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड बेलेजली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब शामिल हुआ। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सहायक संधि की तो इसे 3-4 चीज़ों याद रखिएगा। ये लाया गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। सबसे पहले 1798 में जो हैदराबाद था वो इसको स्वीकार किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधिया के बारे में, तो सिंधिया 1804 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1804। एक और चीज़ याद रखिएगा सहायक संधि से कि इंदौर के होलकरों जो थे वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुआ था नील विद्रोह, जो कि 1859 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एनी बेसेंट ने निम्न में से किस संस्था का कार्यभार भारत में संभाला था। तो ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में न्यूयॉर्क में हेलेना बोल्स्की और कर्नल ऑकलैंड के द्वारा किया गया था, कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट से एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 का कलकत्ता में अधिवेशन करने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन की अगर बात करते हैं तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल से एक चीज़ और याद रखिएगा, द रिवॉल्यूशनरी। और साथ ही साथ याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल से इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अरविंद घोष से याद रखिएगा कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, सावित्री, वंदे मातरम। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा केसरी, द मराठा, गीता रहस्य। और बरिंद्र कुमार घोष की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा भवानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में हुए विद्रोह को किसने दबाया था। तो देखिए आपको विद्रोह 1857 की क्रांति से दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वहाँ के भारतीय नायक कौन थे और एक वहाँ का दमनकर्ता कौन था। तो यहाँ आपसे दमनकर्ता पूछ रहा है, तो दिल्ली के अगर हम लोग दमनकर्ता की बात करते हैं तो दिल्ली का जो दमनकर्ता था वो था निकलसन और हडसन, जिसमें निकलसन जो था वो मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकलसन। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली में भारतीय नायक की, तो दिल्ली में भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर। अगर हम बात कैंपबेल की करते हैं तो कैंपबेल से याद रखिएगा ये कानपुर का दमन करता था और कानपुर में भारतीय नायक थे नाना साहब और तात्या टोपे। अगर हम बात करते हैं विलियम टेलर की, तो इससे याद रखिएगा ये जगदीशपुर में दमन करता था और जगदीशपुर में भारतीय नायक थे कुंवर सिंह। अगर हम बात करते हैं कर्नल नील की, तो ये फैजाबाद और इलाहाबाद का दमन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था। तो ये जो विवाद था वो प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। उस समय एक प्लेग नामक बीमारी चली थी, उसी से रिगार्डिंग जो बोनस था उसको लेकर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग बोनस विवाद। यहाँ से अहमदाबाद से एक चीज़ याद रखिएगा कि 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक बात की अगर बात करते हैं मतलब 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है ये, और उस समय कर संग्रह पूछ रहा है। तो कर संग्रह जो था वो भागदूत नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागदूत। उत्तर वैदिक काल से याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय वर्ण जो थी वो व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व जो किया था वो किया था मालिक काफूर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। और उस समय जो वहाँ का राजा था वो कौन था, राजा रामचंद्र जो था वहाँ का शासक था। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, तो अलाउद्दीन खिलजी से एक चीज़ याद रखिएगा कि इसने मालिक याकूब को दीवाने ये रियासत नियुक्त किया था और ये खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। साथ ही साथ याद रखिएगा इसने जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला और 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया था। इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था और घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत करवाया था। सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही रखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऋण पुनः भुगतान तो हाँ ये है, ऋण पर ब्याज भुगतान ये नहीं है, और रक्षा प्रौद्योगिकी खरीद ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कि टेन्योर था 1992 से लेकर 1997। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना से याद रखिएगा कि इसी योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तब आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना से याद रखिएगा इसका जो टेन्योर था वो था 2002 से लेकर 2007, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। अगर हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना था 1997 से लेकर 2002, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। अगर हम बात 11वीं पंचवर्षीय योजना की करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो था 2007 से लेकर 2012, और इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है। तो जब देखिए जब भी कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेगा तो वहाँ आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। तो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और याद रखिएगा राष्ट्रीय आय के बारे में कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसके अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये IMF के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका गठन 1945 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, इसके हेड का नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसके मेंबर कंट्री है 189। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो अगर हम लोग 8 मूल उद्योगों की बात करते हैं तो वो है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। और इसमें जो सबसे ज़्यादा दिया गया है वो दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिफाइनरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य, यही गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। इनके सदस्यों का जो चुनाव है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है और दूसरा और चौथा जो है वो गलत है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो एक चीज़ याद रखिएगा राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के जो चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की तो इसका जो वर्णन है वो है 66 अनुच्छेद 66 का 1 में, और उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो श्रम से याद रखिएगा, श्रम मंत्री जगजीवन राव थे। संचार की अगर बात करते हैं तो संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई, और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो ये है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं राजलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो इसकी नियुक्ति तो भले राज्यपाल करता है लेकिन इसकी जो हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, राजलोक सेवा आयोग के जो अध्यक्षों और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो ये जो होता है एग्जिट पोल है, ये चुनाव के तुरंत बाद मतदाताओं के दिए गए मतों के आधार पर जारी एक सर्वेक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव के तुरंत बाद ये जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो ब्रिटेन से याद रखिएगा, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का निर्माण, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से याद रखिएगा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी से याद रखिएगा आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल है? अगर हम बात करते हैं संघ सूची की, तो याद होगा आपको कि इस सूची में दिए गए विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, और मूलतः इसमें 97 विषय था लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। यहाँ पूछ रहा कौन शामिल नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि नागरिकता तो शामिल है, डाकघर बचत बैंक शामिल है, कृषि आय से भिन्न आय पर कर ये भी शामिल है, कीमत नियंत्रण शामिल नहीं है क्योंकि जो कीमत नियंत्रण है ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 25 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, तो अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो ये क्या है, मोरारजी देसाई। और तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह भी किए हैं लेकिन चौधरी चरण सिंह ऑप्शन में है नहीं, तो मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई से एक चीज़ याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो यहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह से आप याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अगर हम बात करते हैं एच.डी. देवगौड़ा की, तो एच.डी. देवगौड़ा से याद रखिएगा पद ग्रहण करते समय ये विधानसभा सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो पंचगनी महाराष्ट्र का एक पर्वतीय नगर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र से कुछ और याद रखिएगा पर्वतीय नगर, जैसे लोनावाला, खांडला, ये भी महाराष्ट्र की पर्वतीय नगर हैं। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय नगर के नाम याद रखिएगा, जैसे लैंसडाउन, मसूरी, नैनीताल।
अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, सोलन। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो तमिलनाडु से याद रखिएगा कोटगिरी, कुन्नूर, एरकॉड, ये सब तमिलनाडु की पर्वतीय नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये गाय का वैज्ञानिक नाम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं गोंडवाना लैंड की तो गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ये सब में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश का कौन सा स्थान है? कौन से देश मतलब प्रथम स्थान पे? तो प्राकृतिक रबर की अगर बात करते हैं तो देश में याद रखिएगा थाईलैंड, और भारत में पूछ दे तो भारत में याद रखिएगा केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सौर पुरस्कार। देखिए यहाँ पे शांतिकालीन सौर पुरस्कार पूछा है, तो शांतिकालीन पूछा है तब आपका आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। अशोक चक्र से एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो पदक है वो थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र से याद रखिएगा यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है जो थल, जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है रोबर्स कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो रोबर्स कप की अगर बात करते हैं तो ये फुटबॉल से है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। फुटबॉल से और भी याद रखिएगा जैसे डूरंट कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया, ये सब का संबंध फुटबॉल से ही है। अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन से याद रखिएगा कि नारंग कप, अमृत दीवान कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं हॉकी की तो हॉकी से याद रखिएगा बेटन कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, ये सब का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी, केन्या में स्थित है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1972 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो नैरोबी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की तो न्यूयॉर्क से याद रखिएगा यूएनओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी, ये सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर हम बात करते हैं जिनेवा की तो जिनेवा से याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, ये सब का मुख्यालय जिनेवा में है। पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस से याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं एससीओ का तो स्टार्टिंग में इसमें 6 देश थे, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और फिर जब 2017 में इसमें जब अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत, पाकिस्तान और काजाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो अभी भी अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक निबल में कितने बीट होते हैं? तो एक निबल में 4 बीट होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बीट। और यहाँ से याद रखिएगा 8 बीट्स बराबर होता है 1 बाइट और 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विश्व वन जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च। मार्च से इंपॉर्टेंट कुछ और डेज भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6 घंटा 30 मिनट आगे रहती है, ये गलत है, क्योंकि भारतीय मानक समय है जो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही नहीं है और 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद से एक चीज़ याद रखिएगा, अहमदाबाद जो है वो गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सेनकोटा दर्रा निम्न में से किन्हें जोड़ता है। तो सेनकोटा दर्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये त्रिवेंद्रपुरम को मदुरै से जोड़ता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यह जो है वो अन्नामलाई और कार्डम की पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कावेरी नहीं गोदावरी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से है। और अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी के जो उद्गम स्थान है वो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रंबक पहाड़ियाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है निम्न में से कौन सी नदियां जो हैं वो अध्यारोपित अप्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। तो देखिए दामोदर भी है, स्वर्णरेखा भी है, चंबल भी है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्ववर्ती अप्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पंपा सरोवर झील कहाँ स्थित है। तो पंपा सरोवर झील की अगर बात करते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत में सर्वाधिक भू भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है, यह भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है और फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है किस राज्य में स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। अगर हम बात करते हैं खरीफ फसल की, तो वैसे फसल जिनकी जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, ज्वार, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। तो यहाँ तंबाकू, बाजरा, ज्वार ये भी क्या है, खरीफ फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं काली क्रांति की या फिर कृष्ण क्रांति जिसको बोला जाता है, तो ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगर हम बात करते हैं उर्वरक की, तो उर्वरक से याद रखिएगा भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है। तो विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो है आटाकामा, जो कि चिली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आटाकामा। अगर हम बात करते हैं यहीं पे थार मरुस्थल की, तो थार मरुस्थल का जो विस्तार क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। अगर हम बात करते हैं सहारा मरुस्थल की, तो इससे याद रखिएगा यह जो है वो 11 देशों की सीमा रेखा को छूती है। और कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो है बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करते हैं तो ऊपर से जो टॉप 3 हैं वो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अगर आपसे कोई पूछ ले न्यूनतम दशकीय वृद्धि, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि में हो जाएगा नागालैंड, फिर केरल, फिर गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो लिम्बू जो जनजाति है वो सिक्किम में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से। और याद रखिएगा लिम्बू, लेपचा, भूटिया, तेमांग ये सब सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। अगर हम बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय से याद रखिएगा गारो, खासी, जयंतिया, और त्रिपुरा से याद रखिएगा रियांग या त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में शुरू किया गया था, क्योंकि हाथियों की संख्या बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनका पुनर्वास करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 मैच करने के लिए कह रहा है, अगर हम बात करते हैं पायरोमीटर का तो ये मैच होगा उच्च तापमापी यंत्र से। कैरोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्समीटर की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये सापेक्ष आर्द्रता के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है जो एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था। तो इसको 1960 में ही अपना लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो ये बनता है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन ए की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन B1 की अगर बात करते हैं तो विटामिन B1 का केमिकल नेम है थाइमिन। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है। तो देखिए कैथोड किरण अदृश्य होती है, सही है, या फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है। इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है, ये गलत है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता जो होती है वो कम होती है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, तो ये भी सही है। एक चीज़ और याद रखिएगा कैथोड किरण का गुण कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, और यह जो किरण है वो विद्युत एवं चुंबकीय में विक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्षक ऑर्बिटल की आकृति को प्रदर्शित करता है। तो ये करता है कौन, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों के क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत का जो उत्पादन है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। तो ये यकृत में रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। और फिर शरीर जो होता है वो शर्करा की कमी होने पर जो यकृत होगा वो उसे प्रोटीन में संश्लेषित कर देता है। यकृत से एक चीज़ याद रखिएगा, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन है वो लगभग 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मृत आरबीसी होता है उसको नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं विषाणु जनित रोग की, तो एड्स हो गया, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ट्रोकोमा, रेबीज, ये सब क्या है, ये सब विषाणु जनित रोग है। लेकिन जो क्षय रोग है वो क्षय रोग क्या है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है और फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग
80% पदार्थ क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन से याद रखिएगा, प्रोटीन का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो बर्जीलियस ने किया था और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो ये करता है एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को जाना जाता है? तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ल्यूकोसाइट से जाना जाता है WBC को और थ्रोम्बोसाइट से जाना जाता है प्लेटलेट्स को। RBC से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो जीवन काल है वो 20 दिन से लेके 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्न में से किस रोग को 4 सिंड्रोम कहा जाता है? 4D सिंड्रोम। तो 4D सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है पेलाग्रा रोग को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी और ये विटामिन B3 के कमी से होता है। बेरी की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन B1 की कमी से, अस्कर्बी विटामिन C और रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है मगरमच्छ में हृदय होता है। तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्षीय। अगर हम बात करते हैं मनुष्य के हृदय की, तो मनुष्य के हृदय से याद रखिएगा मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकों का बना हुआ होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की वेग अधिकतम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है नेफ्रीडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? तो ये जो है वो एनिलिडा संघ के जीवों का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो ईस्ट में होता है बडिंग यानी मुकुलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये शैवाल करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।